पढ़ने जा रहे हैं घेरन संहिता पंचम उपदेश पढ़ने जा रहे हैं। और पंचम उपदेश में हम लोग कहाँ थे, काल के निर्णय पर थे। काल का पहले तो सीक्वेंस जो है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। कोई बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या बताया गया प्राणायाम में, जो बहुत पूछा जाता है, बताइए। स्थान, मिताहार, नाड़ी शोधन, प्राणायाम। प्राणायाम, बहुत सुंदर। उम्मीद है सभी लोगों को होगा। अगर जिनको नहीं था ध्यान, वो ध्यान दीजिए। पहले कहा गया है स्थान की चर्चा है, स्थान, फिर कहा गया काल। ये सीक्वेंस पूछा जाता है, आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। स्थान, काल, फिर मिताहार, तीन हो गया, स्थान, काल, मिताहार, फिर नाड़ी शोधन, फिर नाड़ी शोधन, और फिर नाड़ी शोधन के बाद आकर के प्राणायाम आएगा। नाड़ी शोधन के बाद, इन चारों के बाद फिर प्राणायाम की चर्चा आएगी। नाड़ी शोधन के बाद फिर प्राणायाम आएगा। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। घेरन ऋषि कहते हैं यहाँ पर कि 2 महीने का असर 4-4 महीने रहता है, यानी एक ऋतु का असर दूसरी ऋतु में भी रहता है। एक ऋतु में 2 महीने, एक ऋतु में 2 महीने, वो ऋतु का असर दूसरे महीने भी रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपना उसका 2 महीने तो होगा ही होगा, उसके अलावे भी वो पहले वाले या बाद वाले में भी अपना असर दिखा सकता है। अब उसकी गणना कैसे होगी, उसकी चर्चा हमने कहा था पिछली क्लास में। टीम 1 बनाया, टीम 2 बनाया, टीम 1, टीम 2। टीम 1 में हमने रखा शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, ऐसे हमने बनाया। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये जो टीम 1 है, ये अपने से 2 महीने पहले असर दिखाना शुरू करता है। यानी कि शिशिर ऋतु में जो भी इसका गुण है, वो गुण इसके माघ फागुन में तो होगा ही होगा, लेकिन मार्ग शीर्ष और पौष में भी थोड़ा थोड़ा असर दिन में कभी कभी दिखाई देगा। पूरे नहीं दिखाई देगा कि हमेशा इसी का असर दिखाई देगा। हेमंत का तो पूरी ठंड का असर होगा ही होगा, लेकिन माघ फागुन जैसा भी इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में दिन में कभी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 महीना शिशिर भी पहले से असर दिखाएगा, वसंत भी 2 महीना पहले से असर दिखाएगा, और ग्रीष्म भी 2 महीना पहले से असर दिखाएगा। यानी वसंत का अनुभव शिशिर में ही होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अनुभव लगेगा ना, हाँ वसंत जैसा लग रहा है, फिर नहीं थोड़ी सी ठंड बढ़ गई हुई है। गर्मी में होगा, वसंत में आपको दिन में जो है दोपहर के बाद गर्मी लगेगी, अरे बाबा भीषण गर्मी हो रही है। फिर शाम होते होते थोड़ा बढ़िया मौसम, सुबह सुबह बहुत बढ़िया मौसम हो जाएगा। तो वसंत में ग्रीष्म का अनुभव होगा। इसके 2 महीने में भी थोड़े कुछ समय के लिए, और इसमें पूरा तो रहेगा ही रहेगा। ये हो गया टीम 1 का। टीम 2 में क्या क्या था, टीम 2 में है वर्षा, शरद और हेमंत। टीम 2 में वर्षा, शरद, हेमंत है। टीम 2 वाला क्या करता है, ये उससे थोड़ा सा अलग प्रकृति का है। ये कहता है नहीं, थोड़ा सा 1 महीने पहले हम असर रखेंगे, 1 महीने बाद तक असर रखेंगे। 4 महीने का खेल इनका भी है, लेकिन इनके 4 महीने का खेल थोड़ा अलग है। ये 1 महीने पहले अपने एक पड़ोसी को इधर से लेगा और एक पड़ोसी पर इधर असर डालेगा, उतना रहेगा। कल क्या दिक्कत हो रही थी, सब लोग इसको देख करके याद नहीं था, तो कार्तिक को पहले ले रहे थे, अश्विन बाद में ले रहे थे। अच्छा, मैंने पूछा वर्षा का कहाँ तक जाएगा असर, अच्छा सर सावन भादो तो है ही, कार्तिक तक जाएगा। अरे कार्तिक तक नहीं, अश्विन कार्तिक है, पहले अश्विन है फिर कार्तिक है। अगर इसी को पलट करके ऐसे लिखते तो शायद अश्विन कार्तिक इधर होता, तब समझ में आता। तो मैंने कहा था बनाऊंगा, तो मैं बना नहीं पाया। तो अश्विन फिर कार्तिक है, या वैसे ही है मार्गशीर्ष और पौष बाद में है, मार्गशीर्ष और पौष बाद में है। तो शरद ऋतु भी है जो अपना असर दिखाएगा। अश्विन कार्तिक में इसका अपना असर तो होगा ही, अपनी खिचड़ी तो रहेगी इसकी। थोड़ी सी खिचड़ी यहाँ से ही बांटना शुरू कर देगा। किससे, भादो से, क्योंकि इससे सटा हुआ भादो है, सावन नहीं है सटा हुआ। श्रावण के बाद भादो, भादो के बाद अश्विन कार्तिक है। तो भादो से थोड़ा थोड़ा असर आएगा शरद का, और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष में भी असर दिखेगा। मार्गशीर्ष में, क्योंकि इसके ठीक बाद का महीना मार्गशीर्ष है, ठीक बाद का महीना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसको तस्वीर देख करके पौष में घुस रहे हैं,
इसका मतलब है कि आपको हिंदी का महीना पूरा पूरा याद नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, एक बार हिंदी का महीना भी 2-4 बार रट लीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, वो बता देंगे, बड़े खुश होंगे। क्या बात है, हिंदी का महीना, अंग्रेजी छोड़ के तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, हिंदी का महीना याद कर रहे हो, वो भी खुश होंगे और बड़े प्रेम से बताएंगे। फिर पहले तो मजाक उड़ाएंगे, अच्छा बेटा, अब फिर बताएंगे तो पूरे आनंद के साथ बताएंगे अपने बूढ़े बुजुर्ग। तो उनसे सुनिए, 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी बता देंगे। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस ये क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, जैसे कि वसंत है तो वसंत का अनुभव कौन से 4 महीने में होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वसंत का असर कौन से 4 महीने में होगा, तो जैसे माघ फागुन चैत वैशाख में होगा। आप कहेंगे कैसे हुआ, फिर से कह रहा हूँ, रिपीटेशन हो रहा है। माघ फागुन आ गया शिशिर का, माघ फागुन शिशिर का आ गया, जो वसंत से ठीक पहले है, टीम 1 वाला। और चैत्र वैशाख तो इसका अपना है ही वसंत का। अब ग्रीष्म कहाँ आएंगे, ग्रीष्म भी टीम 1 में है। ग्रीष्म में चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ तो ग्रीष्म का है ही, चैत्र वैशाख वसंत का है, यानी ग्रीष्म से ठीक पहले वाला है। टीम 1 का एक नीचे है, मैंने ऋतु के हिसाब से सीक्वेंस दिया हुआ है। टीम 1 का एक नीचे है शिशिर, शिशिर भी 2 महीने पहले लेगा। शिशिर का अपना माघ फागुन है ही, इसमें तो रहेगा ही रहेगा इसका असर पूरा। मार्गशीर्ष और पौष में भी थोड़ा असर डालेगा ये, वहीं से ही ढोल बजाना शुरू करेगा, मैं आ गया हूँ आ गया हूँ आ गया हूँ, 1-1 घंटे ढोल बजा के छोड़ देगा। अब बच गए टीम 2, ये जो टीम 2 है आपका, ये जो टीम 2 है, ये 1 महीने पहले 1 महीने बाद लेगा। जैसे कैसे लेगा, अब यहाँ 4 लिखा हुआ, वर्षा ऋतु, हम जानते हैं सावन भादो वर्षा ऋतु होता है। सावन से ठीक पहले आषाढ़, आषाढ़ में भी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। अश्विन, अश्विन तक भी थोड़ी बारिश हो जाती है, कई बार अश्विन में भी थोड़ी बारिश हो जाती है। अब हम आते हैं शरद ऋतु, ये भी टीम 2 में है, इसके भी अपने बीच के 2 महीने हैं, अश्विन कार्तिक वाला तो ये इनका महीना है ही अपना। इन्होंने भी भादो से शुरू किया, भादो में ही थोड़ा सा असर दिखाया, कौन, शरद वाला, भादो में असर दिखाया। और फिर क्या किया इसने, मार्गशीर्ष जो ठीक बाद वाला महीना है हेमंत का, उसमें दिखाया थोड़ा असर, 1 महीना पहले 1 महीने बाद। हेमंत में आएंगे, हेमंत भी टीम 2 का हिस्सा है। हेमंत का अपना महीना है मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष को अगहन का महीना भी कहा जाता है गांव में बहुत जगहों पर। मार्गशीर्ष और पौष है, तो ये कार्तिक से ही थोड़ा सा ठंड दिखाना अच्छा खासा शुरू कर देगा। कार्तिक के एंड में ठंड शुरू हो जाता है, कार्तिक स्नान वाले हैं उसमें ठंड शुरू हो जाता है। और माघ महीने में, माघ में भी अपना असर दिखाता है, माघ में भी ठंड रहता है, ऐसा नहीं माघ में ठंड नहीं रहता है। पूष में तो चरम पे होता ही है, पूष की रात तो हम लोग जानते ही हैं, पूष की रात प्रेमचंद्र जी। और माघ में भी ठंड ये रखता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने अभी रखा हुआ है, याद रखने का फॉर्मूला भी हमने टीम 1 टीम 2 बता दिया। लेकिन टीम 1 टीम 2 तब आपके काम आएगा जब आपको ऋतु याद है सीक्वेंस में, जब आपको महीना याद है सीक्वेंस में, नहीं है तो टीम 1 टीम 2 भूल के आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम अंग्रेजी महीना याद कर सकते तो अपना महीना भी थोड़ा याद कर लीजिए। पर अब चर्चा हो रही है मिताहार की, चर्चा मिताहार की। हाँ, लेकिन उससे पहले ये वाला रह गया, हालांकि पहले बात हो गई थी, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वसंत और शरद ऋतु के लिए कहा गया है, कल हम लोगों ने वैसे इसको कवर किया हुआ था ऊपर। वसंत और शरद ऋतु में कहा गया है योग का आरंभ करना चाहिए। वसंते वापि शरदे योगारंभम तो समाचरेत, तदा योगो भवेत सिद्धो बिना अभ्यासेन कथ्यते। यानी वसंत और शरद ऋतु, ये मैंने आपको ऑन क्वेश्चन भी दिया था, एक मंत्र पहले भी आया था इसका, एक यहाँ भी आया, इससे संबंधित कई बार सवाल आ चुके हैं और फिर भी ये ध्यान रखिए सवाल आता ही रहेगा। यानी वसंत और शरद ऋतु में योग का अब आरंभ करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इससे अभ्यास में कम जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको सिद्धि भी मिल जाती है, कम मेहनत में भी आपको सिद्धि मिल जाती है, बहुत ज्यादा अभ्यास के बिना भी आपको सिद्धि मिल जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट है, स्थान के बाद काल, काल के बाद मिताहार, तीसरे नंबर पर आपका हो गया मिताहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में मिताहार में क्या अंतर है, या हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण संहिता में क्या अंतर है, तो देख लीजिए। पहले तो मिताहार की विशेषता बता रहे, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कार्ये।
मिताहार के बिना योग का आरंभ तो बेकार है, नहीं करना चाहिए। नाना रोगो भवेत तस्य, नाना रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किंचित योगो न सिद्ध्यति, योग भी सिद्ध नहीं होता है। अगर हम भोजन गलत कर रहे हैं, खूब योग कर रहे हैं, तो हम चाहें हमें योग का वो फायदा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मिताहार की चर्चा हो रही है। मिताहार के बिना योग का आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नाना प्रकार के रोग होंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घेरन ऋषि के मुताबिक अगर मिताहार के बिना योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे रोग होंगे, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, साथ ही योग में कभी सिद्धि भी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि मिताहार में क्या क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको भी देख लेते हैं। फिर मिताहार में हम लोग आएंगे कि मिताहार कहा किसको गया, वो भी आएंगे। पहले हम लोग पथ्य आहार देख लेते हैं। पथ्य आहार में कहा गया है साले अन्न यानी चावल, यव पिष्ट यानी कि जौ का आटा, गोधूम पिष्टकम यानी कि गेहूं का आटा, कई जगहों पर गेहूं की रोटी भी लिखी हुई है, आटा है तो आटे की जगह रोटी लिखी हुई है। फिर आया हुआ मुदगम, मूंग की चर्चा है। मांस यानी उड़द की दाल को मांस कहते हैं। मांस चना आदि कहा गया, मांस चना आदि को तुषवर्जितम यानी छिलका हटा करके, मूंग उड़द चना ये सब छिलका हटा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। मांस चनकादि शुभ्रम च तुषवर्जितम यानी कि उड़द चना आदि को छिलका हटा करके साफ कर लेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये बात कही गई है। फिर यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही थी, उसको देख लीजिए। पटोलम कहा गया है परवल, सुरनम, ये जो सुरनम है यहाँ पर कई जगहों पर पनसम भी लिखा हुआ है। आज मैं चेक कर रहा था कई प्रकाशन हाउस की किताबों को, तो कई जगह पर सुरनम की जगह पर पनसम भी है। तो मैंने बहुत इसको ढूंढा। एक तो बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में सुरनम दिया हुआ, पनसम नहीं है, लेकिन कई और किताबें मैंने देखी तो उसमें जो है पंसम लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पंसम मानते हैं तो एक जगह और आया हुआ है, यहाँ तो कहा जा रहा है खाने के लिए। फिर ये अगर यहाँ पंसम मानेंगे तो अभक्ष में जिसको विवर्जित कहा गया है उसमें भी पंसम आ जाएगा, तो कंफ्यूजन होगी। इसका मतलब यहाँ सुरनम ही सही होगा, यहाँ पे सुरनम ही सही होगा, तो इसको यहाँ से पंसम हटाते हैं, ठीक है, सुरनम ही मानकर चलते हैं। फिर कहा गया है मानम मानकंद, कंकोल फिर शब्द आया हुआ है। कुछ शब्द तो कई किताबों में कंफ्यूजन है, क्लियर है ही नहीं। एक प्रकाशन हाउस में कुछ और है, किसी शब्द का अर्थ दूसरे में कुछ और है, तो मैंने उसके बीच का रास्ता निकाला। जिसमें कॉमन है वो तो उठा लिया, जो शब्द कॉमन नहीं है उस शब्द को संस्कृत का ही शब्द रहने दीजिए, सबसे आसान है। ककोलम कंकोल कर दीजिए, सुकासकम करेला हो गया। आइए द्राढ़िकाम भी जो है इसको लेकर के भी संशय की स्थिति, कई जगहों पर कुछ और लिखा हुआ है, कई जगहों पर कुछ और लिखा हुआ है। करकटी, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। इस बीच में कई शब्द जो है नए नए शब्द कई प्रकाशन हाउस में मिलते हैं। जहां कंफ्यूजन है एज इट इज संस्कृत वाले शब्द को ध्यान में रखिए। हो सकता है एग्जामिनर कई बार किसी प्रकाशन हाउस को फोकस करे, तो उस स्थिति में बिहार स्कूल ऑफ योग को मान सकते हैं, कैवल्य धाम को मान सकते हैं, एस व्यासा को मान सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें तो बिहार स्कूल ऑफ योग को भी नहीं माना गया। अगर विवर्जित लिया जाए तो दोनों पलाश और नारिकेल दोनों ही आ जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी, पथ या पथ उसमें प्रॉब्लम हो रही है। करकटी ककड़ी हो गया, रंभा यानी केला को कहा गया है, डुमरी हो गया गूलर, और कंट कंटकम है तो कई जगहों पर इसको चौलाई शब्द कहा गया, कंट कंटकम चौलाई शब्द से इसका कई जगहों पर करेरवा भी कहा गया है। हम चौलाई इसको लेकर के चलते हैं, या कंट कंटकम ही रहने दीजिए। फिर आगे आते हैं हम लोग, यहाँ कहा गया है आम रंभम बाल रंभम रंभा दंडम च मूलकम, कच्चा केला, केला का फूल, रंभा दंडम च मूलकम यानी केले के पेड़ के बीच का तना, दंड की चर्चा हो रही है। मूलकम केले का मूल की भी चर्चा हो रही है, केले का मूल। वार्ताकीम बैगन, मूलकम हो गया मूली, रिद्धि हो गया, कहा गया बाराही कंद कुछ होता है, बाराही कंद, तो रिद्धि हो गया। ये योगियों को भोजन खाना चाहिए। ये हो गया आपका कौन कौन सी चीजें हम खा सकते हैं उसकी चर्चा हो रही है, योगियों के लिए चर्चा हो रही है। फिर जो यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया, ये भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है।
बाल साकम काल साकम पटोल पत्रकम पंच साकम प्रशंसयाद वास्तुकम हिमलोचिकाम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे एक सवाल तो इससे ये निकलता है कि 5 ही साग के नाम दिए गए, बाल साग, काल साग, पटोल पत्र 3, वास्तुकम और हिमलोचिकाम 5 दिया हुआ। क्या इसको पंच साग माना जाए? लेकिन व्याख्याकार में कोई बड़े बड़े व्याख्याकारों ने ऐसा नहीं माना, पंच साग अलग ही होता है। और अगर एनटीए इसको पंच साग मान रहे तो एनटीए ने पहले एक बार पंच साग का सवाल क्यों पूछा था फिर, जिसमें कि बथुआ, चौलाई, पुनर्नवा इत्यादि का मेघनाद का दिया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो हमें ये मानना चाहिए कि पहला वाला जब पूछा जा चुका है और उसको एनटीए ने माना है कि वही सही है, तो यहाँ पंचसाख इसमें इसकी जो पहले है उसी को मानना चाहिए, जो व्याख्याकार कहते हैं। बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा वाला जो है वही पंचसाख में आना चाहिए। लेकिन इस हिसाब से जो क्वेश्चन आप कह रही हैं वो गलत है। उस क्वेश्चन को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। अभी क्लास के बाद एक बार डिस्कस करते हैं, बैठते हैं उसको कि उसका क्या किया जाए। यहाँ बाल साग कहा गया है, काल साग कहा गया है, पटोल मतलब परवल का पत्र कहा गया है, फिर पंच साग की चर्चा आती है, फिर यहाँ पर आया हुआ है वास्तुकम यानी बथुआ, और फिर हिमलोचिकाम आया हुआ है। हिमलोचिका इसको हुरहुर का साग भी कहते हैं या हिमलोचिका ही याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अर्थ में कहा गया सरसों आदि का साग, बाल साग में काली चौलाई, परवल के पत्ते, पंच साग, बथुआ, हिमलोचिका, ये साग कहा गया है। ये साग यानी कि खाने के लिए कहा गया, ये खा सकते हैं। फिर अगले उसमें आते हैं पॉइंट में, पथ, उसी को फिर एक साथ हम लोग देख लेते हैं। साली अन्न, यवपिष्ट यानी जौ का आटा, ये चावल हो गया। गोधूम पिष्टकम, गेहूं का आटा। मुद्ग हो गया मूंग। मांस हो गया उड़द, छिलका उतार करके साफ करके। चनक आदि यानी चना आदि, उसको भी छिलका उतार करके साफ करके। फिर पटोलम है परवल। सुरनम शब्द आया हुआ है, सुरनम ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे। पंसम और सुरनम दो अलग अलग पुस्तकों में आता है, तो हमने तय किया सुरनम रखेंगे। जो बड़े प्रकाशन हाउस हैं उनकी बात रखेंगे। अगर सुरनम नहीं रखेंगे, पंसम दो जगह हो जाएगा, वो भक्ष अभक्ष दोनों में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ सुरनम रखते हैं। और अगर इसको सुरनम रखते हैं तब जाकर के मैंने कई जगहों पर चेक किया, तो कल जो आप में से कोई कह रहे थे कि हरियाणा में सुरन कहा जाता है, वो जो जिमीकंद है उसको, तो आ रहा है वही। फिर द्राडिकम का अर्थ कुछ और आ जाएगा, तो सुरनम मान के चलते हैं। मानम हो गया मानकंद। कंकोल हो गया। फिर सुकासकम, करेला को कहा गया है सुकासकम। द्राढ़िकाम का इसका अर्थ एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, द्राढ़िकाम का इसको देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो, थोड़ा सा अपडेट किया है आज तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर के कई प्रकाशन हाउस की किताबों में ना थोड़ा घिचपिच सा है। मैं आज पढ़ रहा था, लग रहा था इसमें घेरन संहिता में दिक्कत है। करकटी फिर कहा गया यानी ककड़ी को। रंभा हो गया केला कहा गया है। उदुम्बरी गूलर कहा गया है, उदुम्बरी गूलर। फिर आया है कंट कंटकम चौलाई। आमरंभ कच्चा केला। बालरंभ केले का फूल, कच्चा केला या केले का फूल। रंभा दंड हो गया केले का दंड, यानी केले के तने के बीच में जो दंड होता है कोमल वाला। मूल में शब्द आया हुआ है, केले से ही संबंधित है, तो केले के मूल की भी चर्चा है। वार्ता किम बैगम हो गया। मूलकम मूली हो गया। रिद्धिम, इसको 12 कंद कुछ होता है, रिद्धिम 12 कंद, ये हो गया। बाल साकम, इसको कच्चा साग या सरसों का साग भी अर्थ लगाया गया, दो अर्थ अलग अलग प्रकाशन हाउस में लगाया गया है। बाल साकम के लिए कच्चा साग या सरसों का साग। काल साकम के लिए शब्द लगाया गया, इसके भी दो अर्थ लगाए गए हैं। एक तो काली चौलाई लगाया गया, दूसरा काल साकम मतलब काल के हिसाब से जो साग होता है, जिस काल में जो साग होता है, ऐसा कहा गया है। फिर पटोल पत्रकम, परवल के पत्ते। पंच साग जो हम लोग जानते हैं, जो घेरन संहिता में भले ही नहीं लिखा हुआ लेकिन सभी व्याख्याकार मानते हैं, जीवंतु, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। उसके बाद है वास्तुकम यानी बथुआ। हिमलोचिका यानी हुरहुर का साग, ये खाना है, इनके प्रयोग की चर्चा आई हुई है। अब जो मिताहार हम पढ़ रहे थे, अब जाकर के उसकी चर्चा हो रही है। मिताहार का अर्थ अब समझाया जा रहा है, जिसमें घेरन ऋषि कहते हैं शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम। उदरार्ध विवर्जितम, चतुर्थांश विवर्जितम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आ सकता उदरार्ध विवर्जितम
चतुर्थांश विवर्जितम, चतुर्थांश विवर्जितम कहाँ कहाँ है? ये है आपको हठ प्रदीपिका में चतुर्थांश, और है हठ रत्नावली में भी चतुर्थांश शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो शुद्ध है, क्वालिटी कैसी? एकदम शुद्ध होनी चाहिए। मधुर और स्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए। फिर कहा गया पेट का आधा हिस्सा छोड़ करके, उदरार्ध, पेट का आधा हिस्सा, ये तो हठ प्रदीपिका वाला है, पेट का आधा हिस्सा खाली छोड़ेंगे। भुज्यते सुरसम प्रीत्या, भुज्यते सुरसम प्रीत्या मित्या मिताहारम इमम विदु, यानी भोजन शुद्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, आधा पेट खाली रखना, आधा पेट भोजन से भरना है। शरीर में रस और प्रीति उत्पन्न करने वाला, सुरसम, रस को उत्पन्न करने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला, यही मिताहार कहा गया है। फिर जो उदरार्ध वर्जितम है उसकी चर्चा आगे की गई है। क्या चर्चा की गई है? अन्नेन पूर्येद अर्धम, अगर पेट को हम ले लें, पेट को ले लें तो पेट में कितना भरना है? आधा पेट भरना है अन्न से, आधा पेट अन्न से। तोयेन तो तृतीयकम कहा गया है, तोयेन मतलब जल, तोयेन मतलब जल कहा गया। तृतीय हिस्सा, तीसरा हिस्सा हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, तीसरा हिस्सा जल से पढ़े। अगर पेट का 4 हिस्सा करेंगे तो तीसरा हिस्सा जल से भरेंगे। और फिर कहा गया है उदरस्य चतुर्थांश संरक्षयेत वायु आचरणे, चौथा हिस्सा जो ये है ये वायु के संचरण के लिए छोड़ना चाहिए, जैसे मिक्सी में छोड़ते हैं, वायु के संचरण के लिए चौथा हिस्सा छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल समझा करके कहा गया है। हठ रत्न प्रदीपिका, हठ रत्नावली में चतुर्थांश विवर्जित कह के तीसरी कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता में क्या कहा गया, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में क्या कहा गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और अभी जैसे मैंने बोला कि इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर लेंगे तो ये परेशान नहीं करेगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, फिर मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या बताया था मैंने। आइए, शुद्ध यानी कि क्वालिटी क्या हो गया? शुद्ध, मधुर और चिकना हो गया, क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी कितना कहा गया है? आधा पेट अन्न से, तीसरा भाग पानी से, चौथाई भाग वायु के लिए खाली छोड़ेंगे। क्वांटिटी की बात भी आ गई। भाव कैसा रहेगा? तो शरीर में रस और प्रीति को बढ़ाने वाला, ऐसा भाव रखिए, ऐसा भाव रखिए। ये हो गया आपका, इसी बात को दोबारा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अलग तस्वीर बनाई हुई है, पेट की तस्वीर यहाँ बनाई हुई है। आधा भाग अन्न से खाना है और एक चौथाई हिस्सा वायु के लिए खाली छोड़ना है, और यहाँ जल के लिए, तीसरा हिस्सा जल के लिए कहा गया है, वाटर के लिए, और खाली छोड़ देना है वायु के लिए, फूड के लिए आधा हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या नहीं खाना चाहिए उसकी भी चर्चा है। क्या खाना चाहिए वो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले तो ये 4 रस की चर्चा आई हुई है, जिसमें है कटु, अम्ल, लवण और तिक्त। कटु, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस वर्जित कहे गए हैं। भ्रिष्टम यानी बहुत भुना हुआ, ये भी कहा गया है, नहीं खाना है। दधी और तक्रकम कहा गया, दही नहीं खाना है, दही को तो बहुत जगहों पर मना किया गया है। तक्र हो गया छाछ, इसको भी मना किया गया है। जनरली जिसमें खट्टापन है ना, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में इसकी व्याख्या ऐसे की गई, जिसमें खट्टापन चीजें हैं उसको घेरन ऋषि ने मना किया हुआ है। शाकोत्कटम यानी खराब साग, ऐसा साग जिससे शरीर को नुकसान करे, पेट खराब हो जाए, उस तरह का साग। मध्य हो गया शराब, मध्य शराब। ताल हो गया, जो कल चर्चा हो रही थी, तार के फल, तार। और फिर कहा गया पंसम। अब यहाँ पंसम शब्द यहाँ पर लेंगे, एक का लेंगे, ऊपर वाला पंसम नहीं लेंगे। यहाँ पंसम लेंगे तो यहाँ पंसम का अर्थ हो जाएगा कटहल, पंसम का यहाँ अर्थ कटहल हो जाएगा। ये नहीं खाना है, वर्जित में इसको लिया जाएगा। आइए आगे कहा गया है कुलथ और मसूर। मसूर वाला भी एक आया हुआ था क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं खाना? मसूर। कुलथ हो गया कुल्थी, नहीं खाना है। मसूर नहीं खाना है। पांडु हो गया प्याज, नहीं खाना है। फिर उसके बाद कुष्मांडा आ गया, कुष्मांडम यानी कि कोहरा, पेठा जिसको कहते हैं, नहीं खाना है।
शाक दंडकम, शाक का दंड नहीं खाना है। तुम भी आया, तुम भी का भी अलग अलग जगहों पर इसका अर्थ थोड़ा अलग लगाया गया है, कड़वी लौकी कहा गया है। कोल कपित्थम आया हुआ है, कोल मतलब बेर कहा गया है, कई जगहों पर इसका दूसरा भी नाम आया हुआ कोल। और कपित्थ, कपित्थ को कैथा कुछ होता है, कैथा कहा गया है। कंठ विलवम का भी अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग लगाया गया है, आप एज इट इज कंठ विलवम रखिए, या कच्चा बेल भी आप इसको कह सकते हैं, कंठ विलवम को कच्चा बेल। फिर पलासकम आया हुआ है, ये पलास है, पलास ढाक का, ढाक वाला। फिर आया हुआ है कदम, कदम भी नहीं खाना है। जम्बीरी, जम्बीरी में कई जगहों पर जम्बीरी बिंबम को एक साथ लिया गया, कई जगहों पर अलग अलग लिया गया। जम्बीरी बड़ा वाला नींबू, बिंब मतलब नींबू हो गया। फिर कहा गया है लकुचम, अब यहाँ पर लकुचम आया हुआ है, इसको यहीं रहने देते हैं। लकुचम को, बरहर को जो कल चर्चा हो रही थी, लकुच उसको कहा गया है। लहसुन है, लहसुन भी है। और यहाँ एक शब्द आया हुआ है विषम, बहुत सारे उसमें व्याख्याकारों ने विषम का कोई अर्थ नहीं लगाया हुआ है। विषम का ये अर्थ इंक्लूड माना गया है कि ये शरीर के लिए विषम है, लेकिन कई जगहों पर इसको विष से संबंधित भी दिया गया है, तो हमने इसको विष भी अपडेट करके लिख दिया हुआ है। चलो इसको विष हम अभी रखते हैं, क्योंकि मतभेद है, लेकिन पढ़ाते समय हम दोनों चीजें दिमाग में रखेंगे। विष है। फिर कमरंग कहा गया है, कामरंग, इसको कमरख भी कहा जाता है। आप में से किसी ने मुझे एक फोटो भेजा था कमरख का, तो कमरख का जो क्या है, वो स्टार फ्रूट का आप लोगों ने फोटो किन्हीं ने भेजा हुआ था कमरख में। खैर कमरख ही रखते हैं। पियालम रखते हैं, पियालम को भी बहुत जगहों पर पियालम ही लिखा हुआ है, कई प्रकाशन हाउस जो बड़े बड़े हैं उसमें देख रहा है पियालम ही लिखा है, इंग्लिश वाले में तो एज इट इज पियालम ही लिख दिया हुआ है। फिर चिरौंजी है, चिरौंजी, पियालम को ही चिरौंजी भी कई जगहों पर कहा गया है। फिर हींग है, हींग में कोई शंका नहीं है, हींग को हींग ही कहा गया है। सालमली को लेकर के शंका है, सालमली में एक तो सेमल के फूल आते हैं, दूसरा बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में सेम लिखा हुआ है, सिंपल सा सेम लिखा हुआ है। कई जगहों पर सालमली के लिए सेमल का फूल लिखा है, सेमर का फूल लिखा हुआ है। ठीक है। केमुकम, ये केमुकम को लेकर के भी संशय की स्थिति है। कई जगहों पर केमुकम का अर्थ अलग लिखा हुआ है, कई जगहों पर गोभी लिखा हुआ है, कई जगहों पर केमुकम एज इट इज छोड़ दिया गया है। कई जगहों पर मैं ढूंढ रहा था तो केमुकम का अर्थ में निकल करके आया जंगली अदरक कुछ होता है उसका, उसको केमुकम कहते हैं। तो चलिए केमुकम ही रहने देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर गोभी लिखा हुआ है, ये मैंने देखा है कुछ प्रकाशन हाउस, अच्छे विद्वानों ने लिखा हुआ है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं इसको। आइए, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था, योगारंभे वर्जियेत पथि स्त्री वहिनी सेवनम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इससे भी बनता है। पथ, स्त्री का संग, पथ मतलब लंबी यात्रा, स्त्री का संग और अग्नि का सेवन योग के आरंभ में कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। योगारंभ, योग के आरंभ में वर्जित कहा गया, बाद के लिए इसका मतलब वर्जित नहीं है। फिर हम लोगों ने यहां पर आकर के हम लोग रुके हुए थे, यहाँ पर विवर्जितम शब्द है, तो बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में विवर्जित को विवर्जित ही माना गया है, कि इसको विवर्जित ही मानेंगे, यानी उस हिसाब से नवनीत यानी मक्खन को विवर्जित माना गया है। उनका कहना है कि नवनीत यानी मक्खन में तो कुछ खटाई का अंश होता है, इसीलिए नवनीत को घेरन ऋषि ने शायद वर्जित किया है, ऐसा है। घृतम, फिर घी को भी वर्जित किया गया है, क्षीर को भी वर्जित किया गया है, इस अगर इसको विवर्जित मानेंगे तो। और फिर शर्करा आदि की बात आई हुई है, यानी कि जो गन्ना होता है उससे जो शक्कर बनता है। फिर गुड़ की भी चर्चा आई हुई, गुड़ को भी मना किया गया है, गुड़ भी मना है। पक्वरंभाम, एक तो पक्वरंभाम कहीं लिखा है, कहीं पंचरंभाम लिखा हुआ है। अगर पंचरंभाम मानेंगे तो 5 प्रकार का केला हो जाएगा, पंचरंभाम मानेंगे तो 5 प्रकार का केला। अब पक्वरंभाम मानेंगे तो पका हुआ केला हो जाएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देख लिए 5 प्रकार का केला माने कि पका हुआ केला माने, ये भी एक संशय की स्थिति है। उसके बाद नारिकेलम, तो नारियल हो गया। उसके बाद दाढ़ीडम, इसको माना गया है अनार, दाढ़ीदम, दाढ़ी मम अनार माना गया है। मिसी वास्कम, मिसी को सौंफ, वास्कम को मुनक्का, कई विद्वानों ने कहा है वास्कम मुनक्का। द्राक्षा की चर्चा आई हुई है, तो द्राक्षा को कई लोगों ने द्राक्षा ही छोड़ दिया हुआ है,
कई विद्वानों ने द्राक्षा को अंगूर से इसका अर्थ लगाया है। नवलीम धात्रिम, यहाँ भी बहुत सारी पुस्तकों में घेरन संहिता के अलग अलग प्रकाशन हाउस में गोलमोल किया हुआ है, एज इट इज शब्द जो है नहीं दिया हुआ है। लंबा सा 5 मंत्र एक साथ दे दिया, नीचे उसके अर्थ दे दिए, उस अर्थ में जब यहाँ मैच करोगे तो लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है, अलग अलग प्रकाशन हाउस में भी। नवली, नवली को जो मैंने कहीं से देख करके लिखा हुआ है, जिसमें नेनुआ इसका अर्थ हमें मिला, नेनुआ। चलिए संस्कृत में नवली रख लीजिए। धात्रिम शब्द आया हुआ है, धात्रिम आंवला के लिए आया हुआ है, धात्रिम शब्द आंवला के लिए आया हुआ है। रस अम्ल, अम्ल वाले रस, अब इसका अर्थ अगर अलग से लगाएं तो अम्ल वाले रस वर्जित है, ये वर्जित है। फिर इसी में जो हमने कहा कि एक दो जगहों पर ऐसा भी आया हुआ है, अगर हम इसको माने कि ऐसा आंवला जिसका रस, ऐसा आंवला जिसका रस खट्टा है, यानी जिसमें खटाई ज्यादा है, उसको भी वर्जित। अगर सिर्फ इसी को भी वर्जित मानेंगे तब तो नारियल जो है ये हो जाएगा आपका खाने वाले में, खाने वाले में हो जाए, लेकिन चूंकि विवर्जित यहाँ आ गया हुआ है तो इस हिसाब से अब ये कंफ्यूजन की स्थिति है। अब ये एग्जामिनर को थोड़ा सा ये पॉइंट हो जाता है। तो ये सब तो हो ही गया हुआ था, 2 चीजें हो गई। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में विवर्जित यानी वर्जित शब्द ही लिया गया है, अगर चैलेंज करना हो तो हम यहाँ से इसको उठा सकते हैं। फिर भोजन करने की चर्चा आई हुई, भक्षणम आचरेत, तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, ये भी आया हुआ था इस बार। एलाम जातिम, एलाम जातिम लौंग, यानी कि इलायची, जायफल और लौंग। पौरुषम हो गया, पौरुषम शब्द आया हुआ जिसके लिए फालसा या बहुत सारे लोग कहा गया, पौरुषम का अर्थ है जो गर्म करता हो, ऐसा पौरुषम को कहीं कहीं उत्तेजक चीजें भी कही गई है। जम्बू जाम्बलम शब्द आया हुआ है, जम्बू जाम्बलम, जामुन की 2 प्रजाति का नाम लिखा हुआ है, जामुन और कठ जामुन की बात है। हरितकीम यानी हरड़ का अर्थ लगाया गया, हरितकीम, हरितकीम। खजूर हो गया, खजूर सिंपल है, इसमें कहीं संशय नहीं है, इसको खाने की बात कही गई है। अगर ये भक्षणम आचरित यहाँ माना जाएगा तो ये सारी चीजें खानी है, और माना क्या जाएगा, लिखा हुआ है, तो सभी विद्वानों ने इसको तो माना है कि भक्षणम आचरित ही इसका अर्थ हम हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो 2 एक ऊपर वाला कंफ्यूजन वाला था, तो चूंकि अलग अलग प्रकाशन हाउस की किताब में भी इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, इसीलिए मैंने आपको अलर्ट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र, इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा ही एक मंत्र था हठ प्रदीपिका में भी, और ऐसा ही एक इसमें भी है, तो दोनों का कंपैरिजन ऐसे 2 विंडो बना करके कर लीजिएगा, ऐसे 2 विंडो बना करके यहाँ लिख लीजिएगा हठ प्रदीपिका, और यहाँ घेरन संहिता लिख लीजिएगा, दोनों में मंत्र लिख लीजिएगा। घेरन संहिता में क्या कहा गया, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। लघु पाकम यानी जल्दी पचने वाला, प्रिय स्निग्ध और चिकना, प्रिय यानी मन को भाने वाला, स्निग्ध यानी चिकना, आपके अंदर जो धातु है उन धातुओं का पोषण करने वाला ऐसा भोजन। मनो अभिलिषितम, मन को भाने वाला, ये योगियों के लिए कहा गया है, ये भोजन है योगियों के लिए, योगी को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। कौन सा, फिर देखिए, लघु पाकम शीघ्र पचने वाला, प्रियम मन का प्रिय, स्निग्धम यानी चिकनी चीजें, और फिर कहा गया धातु का पोषण करने वाली चीजें, मन के अनुकूल और अपने लिए उचित भोजन ही योगी को करना चाहिए। अब मन के अनुकूल की बात आएंगे, मनो अभिलषितम, मान लीजिए मेरा मन है कि रोज समोसा ही खाएं, तो नहीं, योगी शब्द आया हुआ, योगी का मन ऐसा कभी नहीं करेगा। तो ये इसको देख करके घर में मत बोलिएगा कि लिखा हुआ है मनो अभिलषितम भोजन कीजिए, इसीलिए मम्मी हम तो समोसा और पिज्जा बर्गर ही खाएंगे क्योंकि लिखा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहा गया कठिनम, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कठिनम दूरितम पुतिम उष्णम पर्योषितम तथा अति शीतम च अति उष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जियेत। इसको योगी को छोड़ देना चाहिए भोजन। कैसा भोजन, कठिनम, कठिनम मतलब बहुत देर से पचता हो, आज भोजन कर रहे हैं पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, पच ही नहीं रहा भोजन, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। दूरितम कहा गया, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए।
खराब हो गया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। पुति उष्णम कहा गया है, पुतिम शब्द, या पुतिम और उष्णम दो शब्द है। पुतिम कहा गया सड़ा हुआ भोजन, भोजन अगर सड़ जाए तो नहीं करना चाहिए। फिर उष्णम है, बहुत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रयोषितम है, प्रयोषितम कहा गया है, यानी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रयोषितम बासी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर अति शीतम है, अति शीतम बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत ठंडी चीजें। च अति उष्णम, उष्ण ऊपर भी कहा गया, यहाँ अति शब्द आया हुआ, च अति उष्णम बहुत गर्म, ऐसा भोजन योगी को नहीं करना चाहिए। ये दो को इंपॉर्टेंट मान करके दोनों को अलग से लिख जाइएगा, ये दोनों को एक साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिताहार में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए, एक 4 सितंबर 2024 का सवाल है। घेरन संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम है, वो इसी से पूछा हुआ है। स्निग्ध, प्रिय, लघुपाक, मनोनुकूल, धातु, पोषक। अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या था, आप ही लोग देखिए। मेरे हिसाब से लघुपाक था सबसे पहले, तीसरा सी बी सबसे पहले लघुपाक था, एक से बन रहा है। फिर उसके बाद प्रिय शब्द कहा गया था, फिर कहा गया था स्निग्ध, स्निग्ध के बाद आया हुआ था धातु पोषणम, फिर आया हुआ था मनोनुकूल, बाद में आया हुआ था मनोनुकूल, डी वाला। तो तीसरा वाला उत्तर इस हिसाब से सही है। ठीक है, नहीं हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, लघुपाकम, प्रिय, स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनो अभिलषितम, योग्यम योगी भोजनम आचर। सीक्वेंस, एक एक शब्द का सीक्वेंस आपसे पूछ दिया गया। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये देखिए, हठ योगी का आहार होना चाहिए। लघुपाकम, प्रयोषितम, एकाहारम, उष्णम, उष्णम नहीं होना चाहिए, एकाहार भी नहीं होना चाहिए, प्रयोषितम भी मना किया गया, लघुपाकम होना चाहिए, शीघ्र पचने वाला भोजन होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कंफ्यूजन होने पर तुरंत बताइएगा। कितना टाइम हो गया, 9:17। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और आपके मन में भी बहुत सवाल यहाँ से आएगा, तो मैं आपका सवाल पूछने से पहले ही इसका जवाब दे देता हूँ। पहले मंत्र देख लेते हैं। प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा, प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा, एकाहारम शब्द ऊपर आया था, निराहारम यामांते चानाकार्येत। सुबह का स्नान उपवास, सुबह का स्नान उपवास मना किया हुआ है। काय मतलब शरीर, शरीर को क्लेश पहुंचाने वाली जो विधि है उसको वर्जित करना। काय क्लेश, शरीर को क्लेश पहुंचाने वाली, क्लेश पहुंचाने वाली, दुख पहुंचाने वाली चीजें, उसका जो है उसको वर्जित करना है। एकाहार, एक ही टाइम हम भोजन करें, एकाहार। निराहार, हम निराहार कर रहे हैं, निराहार रह रहे हैं, आज उपवास ऐसा है, ये भी वर्जित कहा गया है। यामांते कहा गया है, यानी सायंकाल के बाद आहार। यामांते मतलब याम के अंत में, सायंकाल के बाद आहार, इसको भी मना किया गया है, ये त्याज्य है। अब प्रातः स्नान मना किया है, तो पहले के जमाने में होता था, ठंड बहुत होती थी तो ठंड में स्नान मना किया जाता था कि ऐसा ना हो बीमार पड़ जाए तो आप योग का अभ्यास कैसे करेंगे। आजकल ये नियम लागू नहीं होगा, आजकल गीजर वीजर है सारा कुछ, तो चिंता मत कीजिए। तो ये इसलिए कहा गया, उपवास क्यों ही करना, जब मिताहार का पालन कर रहे हैं, ऐसे कम भोजन कर रहे हैं तो उपवास की जरूरत ही नहीं है। मना किया गया है। यामांते शब्द कहा गया, यामांते के दो अर्थ लगाए जाते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में यामांते का अर्थ लगाया गया, हर एक याम के अंत में जो भोजन करने की विधि है उसका भी पालन नहीं करना है। याम मतलब 3 घंटे, हर 3 घंटे पर भोजन करने वाली विधि का पालन नहीं है। कई जगहों पर यामांते का अर्थ लिखा हुआ है शाम को, यानी कि याम खत्म हो गया, शाम को भोजन नहीं करना है। तो दोनों ही अर्थ ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आया हुआ है, एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत, आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्य नित्य भोजनम, आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्य नित्य भोजनम। अब यहाँ से क्षीराज्य शब्द आया हुआ है, ऊपर जहां पर विवर्जित शब्द आया हुआ है, अगर वहां पर क्षीर शब्द को माना जाए कि मना किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्षीर शब्द को क्यों कहा हुआ है कि आप नित्य भोजन में शामिल कीजिए।
तो कई व्याख्याकार ये कहते हैं इसका मतलब वहां जो कहा गया है कि खट्टे रस वाले आंवले सा का को विवर्जित कीजिए, सिर्फ उतना ही विवर्जित में आएगा, बाकी चीजें खाने वाली बात आ जाएंगी। ये भी एक अर्थ लगाया जाता है। अगर एग्जामिनर ने वहां पर वो अर्थ लगाया हुआ है तो शायद उस हिसाब से अभी क्लास के बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन पर क्या किया जाए, चैलेंज किया जाए या नहीं। तो यहाँ आरंभे कहा गया, शुरुआत में, आरंभे प्रथमे, जब शुरुआत कर रहे हैं योग अभ्यास का। हालांकि यहाँ पर प्राणायाम के दौरान ये बात आई हुई है, तो हम ये मानकर चलें कि प्राणायाम के अभ्यास की चर्चा हो रही है कि प्राणायाम के अभ्यास के शुरू में कैसा भोजन होना चाहिए। तो क्षीराज्य भोजनम कहा गया है, दूध और दूध से बने जो भोजन है वही खाना चाहिए, दूध और दूध से बने पदार्थों का ही। क्षीर और आज्य कहा गया है, यानी घी, दूध और घी नित्य भोजन में आपको शामिल करना चाहिए, या उससे बने हुए चीजों को नित्य भोजन में करना चाहिए शामिल। अब जब ऊपर कहा गया था यामांते को मना किया गया था कि हर याम के बाद भोजन नहीं करना है, तो कब कब भोजन करना है उसकी चर्चा घेरन संहिता में है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि घेरन ऋषि कब कब कह रहे हैं भोजन करना चाहिए। मध्याह्ने चैव सायं ये कहा गया है, यानी कि दोपहर और शाम दोनों समय भोजन करें, दोपहर और शाम दोनों समय भोजन करें, ऐसा ही माना जाएगा। वहां पर दूसरा अर्थ फिर इसके हिसाब से गलत साबित होता है कि शाम को भोजन ना करें, ऐसा कुछ। तो खैर देखिए, यहाँ मध्याह्न यानी कि दोपहर में भोजन करना है, और सायांग ये यानी कि शाम को भोजन करना। दो टाइम भोजन की चर्चा है, हो सकता है कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। फिर कहा गया है यहाँ पर भोजनम द्वयम आचरित, यानी दो बार भोजन करना चाहिए। कौन कौन से दो बार, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। दो बार, दोपहर और शाम को कहा गया। कितनी बार भोजन? दो बार, दोपहर और शाम को।